बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक अहम काम रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। रिसोर्सेज को मैनेज किया जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते और जो रिसोर्सेज होते हैं हमने उनको प्रॉपरली और ऑप्टिमली इस्तेमाल करना होता है। अगर हम ऐसा ना कर पाएँ तो हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अगर हम टाइम और रिसोर्सेज के लिहाज से सोचें तो प्रोजेक्ट या तो टाइम कंस्ट्रेंट होगा, यानी उसने एक ख़ास वक्त में मुकम्मल होना है, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं ले सकते, उसके बाद हमारे क्लाइंट को उस वक्त तक चाहिए और हमने ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो प्रोजेक्ट है आपका वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, यानी आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हैं और आपके पास अगर 2 लोग हैं और आपने 2 लोगों से ही काम चलाना है, तीसरे बंदे की सैलरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट होगा वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट होगा। लेकिन आम तौर पर ये दोनों ही कंस्ट्रेंट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिक्स कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जिनमें टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है और रिसोर्सेज का भी कंस्ट्रेंट होता है। आपने एक खास वक्त तक प्रोजेक्ट मुकम्मल भी करना होता है और गिवन रिसोर्सेज में ही कंप्लीट करना होता है। बाज़ औक़ात आप स्केड्यूलिंग इस तरह से कर जाते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे होते, कहीं पे उनकी ज़्यादा एलोकेशन हो रही होती है, कहीं पे कम एलोकेशन हो रही होती है। तो इसकी एक मिसाल देखते हैं। मिसाल ये है कि हमारे पास एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें ये 5 एक्टिविटीज़ हैं, ABCDE, असाइन बिड्स, डॉक्यूमेंट अवार्ड, कैलकुलेट कॉस्ट वगैरह वगैरह। हर एक की आगे ड्यूरेशन लिखी हुई है, उनकी प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं और ये बताया गया है कि किस एक्टिविटी को कौन करेगा। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट अवार्ड और कैलकुलेट कॉस्ट ये दोनों काम जेफ ने करने हैं, पहली एक्टिविटी असाइन बिड्स टॉम ने करनी है, ये आगे सू ने करनी है और ये एक्टिविटी कैरल ने करनी है। ओके, अगर हम इसकी एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाएं तो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम क्या होती है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जब आप बनाते हैं, जब एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि देखें ये दोनों एक्टिविटीज डॉक्यूमेंट अवार्ड और कैलकुलेट कॉस्ट इस एक्टिविटी के पूरा होने के बाद एक साथ शुरू होंगी। दोनों पे 5-5 दिन लगने हैं और दोनों जो है इस जेफ ने करनी है। अब ये बैक वक्त उसने करनी है, बैक वक्त करनी है तो क्या वो कर भी पाएगा, कर पाएगा तो क्या उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। इस तरह के मसाइल को जैसा मसला हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, आइडेंटिफाई करना और फिर इसको कुछ इसका हल निकालना, ताकि ये जो हमारा रिसोर्स है जेफ, ये किसी जगह ज़्यादा इस पे बर्डन न हो, ये करना एक अहम काम है। ये हम देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो ये काम करने के लिए कि पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ पे रिसोर्सेज की ओवर एलोकेशन हो रही है, यानी कोई रिसोर्स एक ही जगह पे एलोकेट हो गया है ज़्यादा। तो इसके लिए करने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए जिसको हम कहते हैं रिसोर्स लोडिंग। रिसोर्स लोडिंग refers to the amount of individual resources that a schedule requires during specific time period। ठीक है, इसे अगली बात आप पढ़ें वो ज्यादा आसानी से समझ में आने वाली है। वी कैन लोड और प्लेस ऑन अ डिटेल्ड स्केड्यूल रिसोर्सेज विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक टास्क और द ओवरऑल प्रोजेक्ट। अगर हम एक स्केड्यूल बनाएं तो उस स्केड्यूल में हम बता सकते हैं कि फलां जगह फलां रिसोर्स, यानी फलां हमारा ह्यूमन रिसोर्स या कोई और रिसोर्स इस्तेमाल होगा। तो जब हम ये बताते हैं ना कि इस एक्टिविटी पर ये रिसोर्स इस्तेमाल होगा, तो गोया हम क्या कर रहे हैं, वहां पे लोड कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं कि यहां पे ये रिसोर्स इस्तेमाल होना है। ये काम करने के लिए हम आमतौर पर एक टेबल बनाते हैं जिसको हम रिसोर्स यूजेज टेबल कहते हैं। ये एक रिसोर्स यूजेज टेबल है, आप देख लें।
इसमें इधर रिसोर्सेज यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके नाम लिखे हुए हैं, टॉम, जेफ, सू, कैरल, बॉब, और आगे लिखा हुआ है कि वो क्या क्या काम करेंगे। तो ये जेफ जो है अगर आप इसे देखें तो ये डॉक्यूमेंट अवार्ड का काम भी करेगा और कास्ट कैलकुलेशन का काम भी करेगा। और जो 23 अप्रैल से वीक शुरू होना है उसमें इसने एक एक्टिविटी इस पर डॉक्यूमेंट अवार्ड पर 16 घंटे काम करना है इस वीक में, और इसी वीक में इसने 16 घंटे दूसरी एक्टिविटी पर भी काम करना है। उसके बाद अगला वीक देखें। अगला वीक ये है कि जो आपके 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है वीक और 7 मई तक जा रहा है, उसमें उसने 24 घंटे एक एक्टिविटी पर काम करना है और 24 घंटे एक दूसरी एक्टिविटी पर भी काम करना है। तो गोया वो टोटल इस वीक में 48 आवर्स काम करेगा। 32 घंटे वो एक वीक में करेगा, 48 घंटे वो दूसरे में करेगा। तो ये तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि इसको तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो अब इसका क्या किया जाए? हमने इसका कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकालना है ताकि ये वाला काम, ये जो इसको एक रिसोर्स एक जगह पे ज्यादा एलोकेट हो रहा है, इसका कोई हम सॉल्यूशन निकालें। तो ये जो सॉल्यूशन निकालना होता है इसे हम रिसोर्स लेवलिंग कहते हैं। रिसोर्स लेवलिंग क्या होती है कि sometimes referred to as resource smoothing has two objectives. इसके दो objectives होते हैं: to determine the resource requirements so that they will be available at the right time. रिसोर्स लेवलिंग का मकसद ये होता है कि हम ठीक ठीक आइडेंटिफाई करें कि किस वक्त किस एक्टिविटी पे किस रिसोर्स की जरूरत होगी, ताकि जब वो जरूरत हो तो उस वक्त हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल हो। ये एक ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स लेवलिंग का। और दूसरा ये है टू अलाउ ईच एक्टिविटी टू बी स्केड्यूल्ड विद द स्मूथेस्ट पॉसिबल ट्रांजिशन अक्रॉस रिसोर्स यूजेज लेवल, कि हम अपनी एक्टिविटीज को स्केड्यूल इस तरह से करें कि हमारे जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है या जो एक रिसोर्सेज की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथेस्ट हो। यानी किसी जगह, मोटी बात आप ये समझ लें कि रिसोर्स लेवलिंग से मुराद ये है कि हम अपनी स्केड्यूलिंग इस तरह से करें कि जब रिसोर्स चाहिए हो वो अवेलेबल भी हो और किसी जगह रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड ना हो। तो इस रिसोर्स लेवलिंग के लिए हम क्या करते हैं? अब ये देखें, जो रिसोर्स लेवलिंग, अगर हमारे पास इतनी सारी एक्टिविटीज हों तो उसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो वो तो हम सारी की सारी प्रोबेबिलिस्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या उसको जो प्रोबेबिलिस्टिकली नहीं बल्कि मैथमेटिकली हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम आमतौर पर कुछ ह्यूरिस्टिक्स बना लेते हैं कि इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। तो वो ह्यूरिस्टिक्स क्या है? अप्लाई रिसोर्सेज टू एक्टिविटी विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक, कि पहले रिसोर्सेज उन एक्टिविटीज को एलोकेट करें जिन पर स्लैक टाइम सबसे थोड़ा है। ठीक है, अब ये स्लैक टाइम क्या होता है ये भी जिस वीडियो का नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें आप जाके तफसील देख सकते हैं। स्लैक टाइम से मुराद ये है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा लेट भी शुरू किया जाए तो प्रोजेक्ट अपने टाइम पे पूरा हो सकता है। तो वो जो लेट शुरू करने का मार्जिन होता है उसे स्लैक टाइम कहते हैं। तो जहां स्लैक सबसे थोड़ा होगा उसको आप पहले रिसोर्सेज एलोकेट करें। एक्टिविटीज विद द स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन, जिन एक्टिविटीज की ड्यूरेशन स्मॉलेस्ट है उनको पहले रिसोर्स एलोकेट करें। एक्टिविटीज विद द लोएस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो एक्टिविटीज तरतीब के लिहाज से शुरू में आती हैं, पहले आती हैं, यानी उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर लोएस्ट है, उनको पहले असाइन करें। एक्टिविटीज विद द मोस्ट सक्सेसर टास्क, जिन एक्टिविटीज के बाद काफी ज्यादा एक्टिविटीज होनी है। कई दफा होता है ना कि एक एक्टिविटी है, साल के तौर पर एक्टिविटी 3 है, तो उसके बाद एक्टिविटी 4 भी होनी है, 5 भी होनी है, 6 भी होनी है, 7 भी होनी है। तो इसके आगे कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन जो हमारी एक्टिविटी 8 होगी फर्ज कर लें, उसमें हो सकता है उसके बाद सिर्फ एक ही 9 और
10 ही होनी है। तो जिसके आगे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं उसको पहले रिसोर्सेज एलोकेट करें। एक्टिविटी रिक्वायरिंग द मोस्ट रिसोर्सेज, और जिन एक्टिविटीज़ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए उनको आप रिसोर्सेज पहले एलोकेट करें। ये सब कैसे होगा ये अभी हम देखते हैं। तो ये एक ह्यूरिस्टिक है कि इस तरतीब से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करना शुरू करें। ये एक एग्जाम्पल देखें। हमने पहले एक टेबल बनाया कि ये एक्टिविटीज़ हैं ABCDEFGH, के तक एक्टिविटीज़ हैं, हर एक की ड्यूरेशन लिखी हुई है, हर एक का प्रीडिसेसर लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी का मुकम्मल हो जाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक्टिविटी B है तो उससे पहले A का हो जाना ज़रूरी है। D है तो B उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकती जब तक इससे पहले A मुकम्मल ना हो जाए। उसके बाद आप उनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी लिखते हैं। ये क्या होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम? यानी वो अर्लीस्ट टाइम जिस पर ये एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। अर्लीस्ट फिनिश वो अर्लीस्ट टाइम जिस पर ये एक्टिविटी खत्म हो सकती है। लेट स्टार्ट से मुराद ये है कि वो लेटेस्ट टाइम जिस पर एक्टिविटी को शुरू करके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के अंदर ही प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। और लेट फिनिश टाइम वो फिनिश टाइम जो लेटेस्ट फिनिश टाइम जिस पर फिनिश करके किसी एक्टिविटी को फिर भी प्रोजेक्ट को अपने टाइम पर पूरा किया जा सकता है। और आगे हर एक्टिविटी का जो स्लैक टाइम भी लिख देते हैं हम। यानी पहले नंबर पर हमने क्या किया कि हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की, उनकी ड्यूरेशन लिखी और उनकी प्रीडिसेसर लिखे। फिर हमने उनके आगे अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम और स्लैक टाइम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसकी एक नेटवर्क डायग्राम बनाए। नेटवर्क डायग्राम ये देख लें कि सबसे पहले इधर अर्ली स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, फिर उसके बाद लेट स्टार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो यहाँ ड्यूरेशन लिखी हुई है। ये लेट स्टार्ट है, ये लेट फिनिश है। अच्छा ये जो है ना ये असल में लेट स्टार्ट नहीं है बल्कि ये लेट अर्ली फिनिश है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे टाइम। ये इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, ये इस एक्टिविटी का नाम है, ये इसका अर्ली स्टार्ट टाइम है, ये इसका अर्ली फिनिश टाइम है, ये लेट स्टार्ट टाइम है, ये लेट फिनिश टाइम है। सब एक्टिविटीज़ का इस तरह से हमने एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बना ली। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम बताएंगे कि इसमें से हर एक पर कितने वीक्स कितने आवर्स चाहिए होंगे रिसोर्स आवर्स। रिसोर्स आवर्स से मुराद यहाँ क्या है, हमारे जो शख्स उस पर काम कर रहा होगा उसके मेन आवर्स। तो यहाँ पे रिसोर्स आवर्स नीडेड पर वीक लिखा हुआ है, पर वीक गलती से लिखा गया है, ये पर डे होना चाहिए क्योंकि ये ड्यूरेशन डेज में है। तो 5 दिन की ड्यूरेशन है, एक दिन में 6 घंटे चाहिए। तो 5 दिनों में कितने घंटे चाहिए होंगे? 6 × 5 30। इसका मतलब ये है कि इस एक्टिविटी पर 30 मेन आवर्स या हमारे 30 रिसोर्स आवर्स लगेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लेवलिंग का काम शुरू करते हैं। लेवलिंग का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप एक रिसोर्स लोडिंग टेबल बनाएं। ये रिसोर्स लोडिंग टेबल क्या होता है? ये एक्टिविटीज़ हैं, इधर देखें डेट्स लिखी हुई हैं, जनवरी 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7 को छुट्टी होगी, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14 को छुट्टी होगी, वीकेंड आ जाएगा। इसी तरह से ये आगे डेट्स चल रही हैं। तो आप ज़रा देखें कि क्या था, एक्टिविटी ए है मसलन, तो उसमें एक दिन पर, ये वीक्स मैं दोबारा बता रहा हूँ गलती से लिखा गया, एक दिन में कितने घंटे लगने हैं? 6। 5 दिनों तक ये एक्टिविटी ने चलना है। तो ये देखें क्या कर रहे हैं हम, 5, 3,
छः घंटे हमने लिख दिए कि हर दिन 6 घंटे लगेंगे। ये हमने क्या किया है, अब रिसोर्सेज को क्या कर दिया, लोड कर दिया है कि ये रिसोर्स फलां जगह पे इतना लगेगा। इसी तरह से हम तमाम एक्टिविटीज का लिखते जाते हैं। अब ये देखें एक्टिविटी बी जो है, ये हमने कहा था कि चूंकि अगर आप इसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए है, ये खत्म होगी तो फिर ये शुरू हो सकती है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ख़त्म होगी तो उसके बाद इस स्टेट से ही शुरू हो सकती है, और इस पे रोज़ाना कितने लगने हैं जी, 2 घंटे लगने हैं। तो हम 2 लिखते जाते हैं। इसी तरह से हम तमाम एक्टिविटीज़ की जो स्टार्ट डेट के हिसाब से आगे जितने दिनों में चलना है और रोज़ाना जितने घंटे लगने हैं वो हम लिख देते हैं। ये हमारा एक रिसोर्स लोडिंग टेबल बन जाता है। जब ये टेबल बन गया तो उसके बाद ज़रा एक दफ़ा फिर से यहाँ पर गौर करें। मिसाल के तौर पर एक्टिविटी ए है, उस पर कोई स्लैक नहीं है। एक्टिविटी बी पर जो स्लैक है वो 1 दिन है। 1 दिन का क्या मतलब है कि ये एक्टिविटी 1 दिन लेट भी शुरू हो सकती है। 1 दिन लेट शुरू होगी तो जाहिर है 1 दिन लेट ख़त्म होगी। 1 दिन लेट होने के बावजूद प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन जो है वो मुतासर नहीं होगी। इसी तरह से आप देखें जो एक्टिविटी डी है, एक्टिविटी डी पर 3 दिन का स्लैक टाइम मौजूद है। 3 दिन के स्लैक टाइम से क्या मुराद है कि ये एक्टिविटी इस वक्त जहाँ से हमने शुरू की हुई है, इससे 3 दिन लेट शुरू करके भी अगर 3 दिन लेट ख़त्म कर ली जाए तो भी प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जो स्लैक टाइम है उसके हिसाब से जो लेट फिनिश की डेट बनती है वो हम जाहिर कर देंगे उस रिसोर्स लोडिंग टेबल पर। ये देखें कैसे। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि एक्टिविटी बी जो है उस पे 1 दिन का स्लैक टाइम मौजूद है, यानी 1 दिन ये लेट शुरू होके 1 दिन लेट ख़त्म भी हो सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमने कहा कि ये अभी 11 को ख़त्म हो रही है ना, तो हमने यहाँ निशान लगा दिया है कि ये यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है। डी पे कितने दिन, 3 दिन का था, तो ये देखें अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो हमने फिर क्या कर दिया है, 3 दिन बाद उसका निशान लगा दिया है। इसी तरह से हम तमाम एक्टिविटीज़ के जो लेट फिनिश टाइम्स हैं वहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। तो ये देखें कुछ एक्टिविटीज़ का लेट फिनिश जहाँ पे अभी ख़त्म हो रही है वहीं पे लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक्टिविटी ए का भी लगा हुआ है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिन पे कोई स्लैक टाइम मौजूद नहीं है, यानी ये इसी डेट को ख़त्म होंगी तो प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म होगा, इनको डिले नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला रिसोर्स लोडिंग टेबल बनाना, रिसोर्स लोडिंग टेबल बनाने के बाद एक्टिविटी लेट फिनिश को ख़त्म करना। अब तीसरा स्टेप आ गया है विच इज़ आइडेंटिफाई रिसोर्स ओवर एलोकेशन। अब आपने देखना है कि कहाँ पर ओवर एलोकेशन हो रही है। मिसाल के तौर पर हम ये सबसे पहले देखें तो ये यहाँ पे 10, बाकी ये सबसे ज़्यादा, यानी ये जो तारीख है ना 12, इस पर सबसे ज़्यादा घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम सबसे पहले इसे लेवल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो लेवल करने की कोशिश करेंगे, अब देखें लेवल करने के लिए क्या हो सकता है कि हम ये एक्टिविटी 3 CDE एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनमें से हम किसी के स्केड्यूल को छेड़ेंगे यानी आगे पीछे करेंगे तो तब ये 10 कम या कम होगा। ज़्यादा तो हमने करना नहीं है, कम करना है। तो अब हमने सोचना ये है कि हम कौन सी एक्टिविटी को छेड़ें, उसका स्केड्यूल चेंज करें। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि देखें जो अब हम अपना दोबारा वो जो ह्यूरिस्टिक्स वाला टेबल था वो देखें। एक्टिविटीज़ विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक, हमें उन पे रिसोर्सेज पहले लगाने चाहिए। एक्टिविटीज़ विद द स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन वगैरह वगैरह करते जाएं। अब मिसाल के तौर पर हमने कहा है कि पहले रिसोर्सेज जो हैं वो एक्टिविटीज़
विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक पर लगने चाहिए। अब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक अगर आप यहाँ पे देखें, से इसके स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक, तो ये एक्टिविटी सी पर तो कोई स्लैक मौजूद ही नहीं है, लिहाजा हम इस एक्टिविटी को छेड़ ही नहीं सकते। इसको नहीं छेड़ सकते तो अब जो बाकी हमारे पास दो ऑप्शंस बची हैं जिनके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब उसके साथ किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे ये हम देख लेते हैं। अब क्या करते हैं जी, जब आप ये सोच लेते हैं तो फिर हमने ये सोच के फैसला किया कि ये वाली जो एक्टिविटी है ना ई, इसमें से अगर हम ये 3 यहां से खत्म कर दें, ये वाला दिन, इस दिन ये 3 घंटे, क्योंकि इसमें एक दिन का, अगर आप यहां देखें ये इसमें यानी ये एक्टिविटी यहां तक जा सकती है लेट फिनिश्ड, इसमें एक दिन का मार्जिन मौजूद है। तो हमने क्या किया कि ये वाला यहां से इसका खत्म कर दिया और इसको आगे ले गए। अब देखें जी, जब हमने इसको यहां से खत्म किया और यहां पे ले गए, इसी तरह से जो ये वाली एक्टिविटी थी, इसमें भी पहले वाला 2 खत्म करके आगे हमने लिख दिया। तो अब देखें, अब जो नई जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक देखें, यहाँ इस दिन जहाँ पहले 10 घंटे थे वो 7 रह गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को लेबल करना शुरू करते हैं। लेकिन ताहम आप ये याद रखें, जब आप इसको छेड़ते हैं एक को एक्टिविटी को, तो इस टेबल में बाकी इससे आगे हर जगह हिल जाएगा। तो ये आमतौर पर इटरेटिव प्रोसेस होता है कि पहले आप एक जगह पे ठीक करेंगे तो फिर देखेंगे आगे तो किसी जगह गलत नहीं हो गया, अगर आगे जगह गलत हो गया तो फिर उसको ठीक करेंगे, और ये काम करते जाएंगे जब तक आपका पूरा जो टेबल है वो लेवल नहीं हो जाता। लेवल होने से मुराद ये है कि कहीं पे ओवर एलोकेशन नहीं हो रही, बल्कि ठीक ठीक काम हो रहा है। तो अब ये जो रिसोर्स लेवलिंग का जो हमने काम किया, इसके सारे स्टेप्स दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि क्रिएट प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाएं। फिर उसके बाद क्या करें, फ्रॉम दिस डायग्राम क्रिएट अ टेबल शोइंग द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, द एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड टोटल फ्लॉट अवेलेबल। यानी वही इसमें लिख देते हैं कि आप इस एक्टिविटी पे इतना लगेगा, इसकी स्टार्ट डेट ये है, फिनिश डेट ये है, लेट स्टार्ट डेट ये, अर्ली स्टार्ट डेट ये, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप एक टाइम फेज रिसोर्स लोडिंग टेबल बनाते हैं, जिस तरह का हमने ये पीछे बनाया कि आपने डेट्स लिखी हुई हैं और उसमें बताया हुआ कि हर डेट को कितने कितने रिसोर्सेस लगेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई एनी रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट एंड बिगिन टू स्मूथ द लोडिंग टेबल यूजिंग 1 और मोर ऑफ द ह्यूरिस्टिक्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग रिसोर्स असाइनमेंट्स। उसके बाद आप क्या करें कि जहां रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसे स्मूथ करना शुरू करें, और वो स्मूथ किसके मुताबिक करें, वो जो हमने प्रायोरिटी ह्यूरिस्टिक्स पहले डेवलप किए थे कि इन एक्टिविटीज को पहले रिसोर्सेज मिलने चाहिए। उसके बाद इस स्टेप्स को आप रिपीट करते जाएं यहाँ तक कि आपका पूरा टेबल लेबल हो जाए। यानी स्टेप नंबर 4 जो है कि आप जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसे रिमूव करते जाएं, तो इस तरह से आपका एंड में सारे रिसोर्सेज लेबल हो जाएंगे। ओके जी, जो रिसोर्स, अब एक आखिरी चीज इसमें वैसे बताने वाली ये है कि आप जो एक रिसोर्स लोडिंग जिस तरह से टेबल बनाते हैं, इसी तरह से आप रिसोर्स लोडिंग चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स लोडिंग चार्ट में भी फौरन ही नजर आ जाता है कि कहाँ पे आपके रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये हैं रिसोर्सेज 6 घंटे, ठीक है, और ये यहाँ से होकर आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से 1 से लेकर 4 तक जा रहे हैं। ये इतने दिन आपके 6 घंटे लगेंगे। अच्छा, इसी तरह बी और सी में नज़र आ रहा है कि बी कितना है, इसी तरह डी का नज़र आ रहा है कि डी कब से शुरू होगा और उसमें कितने रिसोर्सेज आपके हर दिन लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये रिसोर्स जो लोडिंग चार्ट है, ये भी एक यूजफुल तरीका है जिसके ज़रिए आप रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को देख सकते हैं। तो ये हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक था।